नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आप जानते हैं साथियों कि इस समय एक तरफ जहां ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ईरान जो पलटवार कर रहा है, उसमें न केवल ईरान और माफ कीजिए अमेरिका और इजराइल की हालत खस्ता हो रही है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पश्चिमी एशिया में एक ऐसा तनाव कायम हो चुका है जिसका हल कब और कैसे निकलेगा ये इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब भी विश्व पर ऐसा संकट आया है, भारत जो कहलाता था शांति दूत, जो नेहरू जी के समय से लेकर वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह के समय तक जो हमारी विदेश नीति चलती रही, जिसकी वजह से दुनिया में जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए तब उसमें भारत की एक अहम भूमिका, उसको रिजॉल्व करने में, उसका समाधान ढूंढने में, या कम से कम दोनों पक्षों में जो पीड़ित पक्ष है, जो शोषित है, उसके साथ खड़े होने में भारत की एक भूमिका हमेशा से दिखाई दी। लेकिन इस बार जब ईरान जो हमारा हजारों सालों का दोस्त रहा है, जिससे हजारों सालों के हमारे संबंध रहे हैं, उस ईरान पर जब ऐसा संकट आया है और जब उस पूरे मिडिल ईस्ट में कम से कम करोड़ भारतीय तो रह ही रहे हैं, 93 लाख की संख्या बताई जा रही है जो भारतीय वहां रहते हैं, इतने सारे लोग वहां पर हैं, हमारा पूरा ऊर्जा का जो हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी निर्भरता जो है वो उस उधर निर्भर है। लेकिन फिर भी अभी मोदी जिस तरह से चुप हैं, ये ऐसा आश्चर्यजनक ये एक माहौल इस समय बना हुआ है जिस पर केवल दुख व्यक्त किया जा सकता है और विरोध किया जा सकता है। और यही विरोध आज संसद में देखने मिला। जी हाँ, आप जानते हैं कि आज से संसद का बजट सत्र का दूसरा जो सेशन है, जो चरण है, वो आज से शुरू हुआ। और जैसा जाहिर था कि जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो बयान देंगे, पता था कि उनको आकर एक जो लिखा लिखाया जवाब है वो पढ़ देना है, ताकि विपक्ष के जो सवाल हैं उनको दबाया जा सके। और यही काम आज मोदी सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह पर्दे के पीछे हैं। वो उन्होंने अभी अपने दूसरे छोटे मंत्रियों को आगे किया है। जब उनको हरी झंडी दिखाना होता है तब वो जरूर सामने आते हैं, जब वाकई जिम्मेदारी दिखानी होती तो मोदी जी कहाँ रहते हैं पता नहीं। आज बहरहाल ये देखने मिला कि संसद के दोनों सदनों में जब विदेश मंत्री बयान दे रहे थे ईरान पर, पश्चिम एशिया में, और भारतीयों के लिए वहां पर क्या हाल है, कैसे भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, बहुत सारे जरूरी सवाल थे। लेकिन उन पर एक रटा रटाया सा उन्होंने जवाब जो दिया, और विपक्ष ने जब अपने सवाल रखने चाहे तो सत्ता पक्ष ने यानी ट्रेजरी ने उसको बोलने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों बार सदन जो है बाधित एक तरह से हुआ। राज्यसभा से भी वॉकआउट किया और लोकसभा भी मेरा ख्याल है अभी 3 बजे तक स्थगित की गई है। तो ये इस तरह का माहौल संसद में देखने मिल रहा है। बहुत जरूरी मसला है ईरान का। जब भारत सरकार को एक जिम्मेदारी दिखाते हुए आगे आना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। मगर आज संसद परिसर में विपक्ष ने यही नारेबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी सांसद जो थे मौजूद थे। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह आज फिर से संसद में ये आवाज गूंजी कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। देख लेते हैं इस क्लिप को। तो आप देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस, सपा, टीएमसी, सारे दलों के सांसद यहाँ पर एक साथ है और नरेंद्र सरेंडर, ये जो नारेबाजी हो रही है बहुत चुभ रही होगी मोदी सरकार को। लेकिन उसको इस समय अपनी चुभन से ज्यादा ये परवाह होनी चाहिए कि जब ईरान जल रहा है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो खाड़ी है वो बंद कर दी गई है, जहां से पूरे तेल की सप्लाई होती है, वो जब बंद की जा चुकी है, उसका असर किस तरह से पड़ रहा है। अभी आपने देखा कि घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर दोनों के दाम किस कदर बढ़ा दिए गए हैं। और केवल ये संकट भारत पर है ऐसा नहीं है। आज ही G7 के तमाम देश जो हैं वो इस ऊर्जा संकट पर बैठक भी करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस संकट का असर केवल भारत पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात यह है
कि सरकार इस समय कहाँ है नरेंद्र मोदी, क्यों वो इस समय रात 8 बजे आकर एक राष्ट्र को उनको संबोधन नहीं कर देते, क्यों नहीं हमको एक आश्वासन देते कि मैं हूं और मैं सब देख रहा हूं। क्यों आप गए बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने, क्यों आप उनको अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। चलिए ये सारे सवाल भी आपसे नहीं किए जाएंगे, लेकिन मोदी जी आप सामने तो आइए। तो यही आज एक सवाल है कि जब संसद में ईरान पर कोहराम मचा हुआ है, तब भी नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सामने आते हैं। और आज इसी विषय पर खरी खरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, अभी आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र सरेंडर और नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, ये सारे नारे जो संसद के अंदर तो नहीं लगाने देंगे, लेकिन बाहर आप कहां तक रोकेंगे, ये दिख रहा। और ये जो सवाल भी उठ रहे हैं कि ऊर्जा संकट जो है, जिस पर आज खड़गे जी ने राज्यसभा में बात करनी चाहिए तो उनको नहीं बोलने दिया गया। मतलब वो बोल रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। एस जयशंकर आए, दोनों सदनों में अपनी बात रखकर चले गए। हालांकि विपक्ष हंगामा करता रहा, तो विपक्ष को ही नसीहत मिली कि आपके जैसा इररिस्पॉन्सिबल पार्टी हमने नहीं देखी। ये आज किरण रिजिजू के शब्द हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कांग्रेस को संविधान से कोई लेना देना नहीं, उनको पार्लियामेंट की बिल्कुल नैतिकता शिष्टाचार का पालन नहीं करना, और ऐसी इररिस्पॉन्सिबल पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। तो सरकार का ये जो रवैया है कि इतने कठिन वक्त में भी आप पॉलिटिक्स करने में लगे हैं, आप कांग्रेस को, नेहरू परिवार को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बात को? देखिए सर्वमित्रा जी, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपने सबसे बुरे दिनों में से गुजर रही है। उनके अच्छे दिन अब जाते रहे। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तक, सब जगह नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियों, उनके कामकाज, उनकी शैली, उनके फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने कहा कि संसद में नहीं लगाने देंगे, लेकिन मैं समझता हूं और आपको भी याद होगा कि नारे तो संसद में भी लग चुके हैं नरेंद्र सरेंडर। ठीक है, वो कार्रवाई में से, रिकॉर्ड में से हटा दिए जाते हैं। बाहर तो लग ही रहे हैं ना। आम सभाओं में राहुल गांधी नारे लगा रहे हैं, जनता लगा रही है। संसद परिसर में नारे लग रहे हैं। कंप्रोमाइज्ड शब्द तो रिकॉर्ड में से भी नहीं हटाया गया, क्योंकि शायद अभी तक उस शब्द को असंसदीय घोषित नहीं किया गया। तो जिस देश के प्रधानमंत्री के बारे में सरेंडर, कंप्रोमाइज्ड, लाचार, इस तरह के नारे लगने लगे, तो सोचिए उस देश की क्या दशा हो। अब सवाल यह है कि ये नारे लग क्यों रहे हैं। विपक्ष चाहता क्या है सरकार से, सदन में और सदन के बाहर भी। विपक्ष और ये देश ये चाहता है कि भारत सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करे। वैसे उनका स्टैंड क्लियर है कि वे अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठे, लेकिन हमारी विदेश नीति तो ऐसी नहीं रही। हम तो युद्ध के विरोधी रहे हमेशा। तो देश चाहता है, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, विपक्ष अपेक्षा कर रहा है कि प्रधानमंत्री एक बार एक लाइन का ट्वीट तो करें कि जिस पर हमला हुआ है उस देश के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर की हत्या पर शोक जता दें, उसकी निंदा ना करें, शोक जता दें। चलिए, आपको इतनी एहतियात बरतनी है तो इतना कर लीजिए। आप ये भी नहीं कह पा रहे कि एक देश पर हमला हुआ है वो अनुचित है। आप युद्ध को रुकवाने की बात नहीं कर पा रहे, कोई बयान नहीं दे रहे। आप तो वो व्यक्ति हैं, विश्वगुरु हैं, वॉर रुकवा देने वाले पॉपो हैं। रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं पॉपो, तो यहां जिसके युद्ध के 36 घंटे पहले 2 दिन तक बिता के आए हैं, उसे युद्ध से क्यों नहीं रोक रहे? उससे क्यों नहीं कह रहे कि वॉर रोक दीजिए? अब आते हैं कि इतनी दूर चल रही लड़ाई का हम पर क्या असर होने वाला है, जिसकी बात सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार उठा रही है, विपक्ष के बाकी दल भी यही कह रहे हैं। नंबर 1, इस युद्ध की आंच हमारे ऐन पड़ोस में आ गई है, हमारी दहरी पर आ पहुंची। हिंद महासागर में हमारी गली के मुहाने पर, हमारे मोहल्ले के छोर पर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी ने ईरान का जहाज डुबो दिया, टॉर्पीडो कर दिया। ये घटना कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार तारपीड़ों का इस्तेमाल हुआ। ये छोटा वक्तव्य नहीं है। इस घटना के बाद भारत सरकार का क्या रवैया था? हमने डिस्ट्रेस कॉल नहीं लिया। श्रीलंका ने डिस्ट्रेस कॉल लिया डूबते हुए जहाज के लोगों का, उन्होंने बचाए 33 नाविक। हमने अपना बयान क्या दिया 3 दिन बाद कि भारत की नौसेना ने श्रीलंका की अगुवाई में चल रहे बचाव कार्य में मदद की। तो अब हम श्रीलंका की अगुवाई में काम कर रहे हैं। समुद्री सीमा का राग अलाप रहे सत्ता समर्थक लोग कि वो हमारी समुद्री सीमा में नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं हिंद महासागर के। हम हिंद महासागर के गार्डियन हैं, निगहबान हैं। प्रधानमंत्री तो मंच से कसीदे काढ़ रहे थे इंडियन नेवी के कि हमने 2000 किलोमीटर दूर समंदर में जाकर 21 लोगों को बचाया था। ठीक कर रहे थे। हमें इंडियन नेवी की क्षमता पर गर्व है। तो ऐसे समय में एक ऐसा जहाज जो हमारे न्योते पर, हमारे बुलावे पर आया था, हमारे घर से लौट रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात शर्मित्रा जी, हमारे दर्शक एक बार फिर जान लें, वो निहत्था जहाज था जी। उसके पास जो औजार थे, हथियार थे, वे इनएक्टिव थे, वो ऑपरेशनल नहीं थे। क्योंकि इस तरह के शांतिपूर्ण जो युद्धाभ्यास होते हैं तो उनके सारे सिस्टम्स को नॉन फंक्शनल कर दिया जाता है। जो उनके विदेश मंत्री ने भी कहा ईरान के कि हमारा जहाज तो निहत्था था, बिना चेतावनी के उसे डुबो दिया। हम फिर कह रहे हैं वो घटना हो गई, लेकिन श्रीलंका और भारत के व्यवहार में कितना अंतर है उसे नोट कर लीजिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिशानायके ने बयान दिया है, उनका ट्वीट देख लीजिए। उनकी पहली लाइन है कि जंग में किसी भी बेकसूर को नहीं मरना चाहिए, और श्रीलंका ने मानवीय आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए, यूएन चार्टर का पालन करते हुए नाविकों को बचाया है। हम क्या श्रीलंका से भी गए बीते हो गए कि भारत सरकार, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा वक्तव्य भी नहीं दे सके जो श्रीलंका का राष्ट्रपति दे रहा है। जी। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक जताने के लिए विदेश सचिव को 6 दिन लग गए। जी। अब भी प्रधानमंत्री ने शोक नहीं जताया। आज मेरा ख्याल है आज बीजेपी लीडर जो है मुख्तार अब्बास नकवी, वो आज जाकर उन्होंने अपना शोक संदेश वहां जाकर लिखा है। मेरा कि ये पहले लीडर, अगर हम मुझे याद है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये पहले लीडर हैं जिन्होंने जाकर वहां पर अपना शोक लिखा है, वरना किसी ने ऐसी जहमत नहीं उठाई। और मोदी जी तो जो आपने बात बिल्कुल सही कही कि वो हमारे मेहमान थे। हमारे यहाँ आकर उन्होंने, जो ईरानी नौसैनिक थे, उन्होंने यहाँ आकर युद्धाभ्यास किया जिसमें राष्ट्रपति खुद मौजूद थी। और जो अभी जो वो खुद शिकायत कर रही थी कि ममता बनर्जी ऐसा किया वैसा किया है, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं, उनको भी कम से कम एक कुछ तो कहना चाहिए था कि ये जो हुआ है ये गलत है। राष्ट्रपति चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। और आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनका जो एक बयान, वो काफी मेरे हिसाब से काफी झटके वाला बयान है, जो उन्होंने ये कहा है कि वो जब तक हमारी सीमा पे थे, हमारे हिंद महासागर के हमारे क्षेत्र में थे, हमने उनको वो किया, लेकिन जब वो वहां से इंटरनेशनल वाटर में चले गए, उसके बाद हमने, इजराइल चूंकि हमारा युद्ध पार्टनर है और हमने रणनीतिक पार्टनर है, और हमने इसलिए उनको उनकी लोकेशन बताई, और उसके बाद वो क्या करते हैं, इट इज देयर बिजनेस। ये इन्होंने जिस तरह से इट इज देयर बिजनेस वाली बात कही है, ये मेरा ख्याल है बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन बयान है। अब सेना प्रमुख हैं और वो क्यों ऐसा उन्होंने जो बोला वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस बयान पर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि इससे हमारी क्या छवि दूसरे देशों में बन रही है। जो अभी तक भारत के लिए जो कहा जाता था कि ये एक ऐसा देश है जो गुटनिरपेक्ष, जिसने गुटनिरपेक्षता को जन्म दिया, जिसने बताया कि नहीं, हम दोनों महाशक्तियों ने, तब अमेरिका और रूस के, हम कोल्ड वॉर में फंसे बिना भी हम किस तरह से आपको वो बचा सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। लेकिन अब जो है हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ हाथ है जो इतने निर्दोषों का खून बह रहा है। आपको मैं बता दूं राकेश जी, आज तेहरान टाइम्स ने
बाकायदा अपने फ्रंट पेज पे उन तमाम बच्चियों की फोटो छापी है जो मिनाप शहर में जिस स्कूल पर बम गिराया था, उसके बारे में ट्रंप ने बोला है कि वो हमने नहीं गिराया था। तो उन्होंने कहा है कि ट्रंप जरा इन बच्चियों की आंखों में देखकर बोलिए, ये उस तेहरान टाइम्स ने लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को जो यूक्रेन जाके जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर दुख जता रहे थे कि देखो यहाँ कैसे बच्चों को मारा गया, उनको पता नहीं क्यों ये बच्चियां नहीं नजर आई या उनको कुछ बोलना नहीं है। ये जिस तरह का माहौल बन रहा है, अब राकेश जी जरा हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज जिस बात पर सदन में हंगामा हुआ, दोनों सदनों में, जो जयशंकर बोल रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, पॉइंटर्स में पूरा है, दर्शकों को आराम से समझ में आ जाए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत शांति, संवाद और कूटनीति की ओर लौटने का पक्षधर है, तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करता है। क्षेत्र में रह रहे भारतीय समुदाय का कल्याण और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, जिनमें ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक लक्ष्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत सरकार वहां की स्थिति का आकलन कर रही है। और जयशंकर ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करना जाहिर रूप से कठिन है। हालांकि उन्होंने यानी खुद जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची जो हैं उनसे बात की है और उन्होंने ये भी बताया कि कल तक यानी 8 मार्च तक हमारे लगभग 67,000 नागरिक लौटने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमने 2 भारतीय नाविकों यानी व्यापारिक जहाजों को खो दिया है और एक अभी भी लापता है। संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में काफी गिरावट आई है और संघर्ष अन्य देशों में फैल रहा है और विनाश बढ़ता जा रहा है। जब आप ये बात मान रहे हैं कि विनाश बढ़ता जा रहा है तो सवाल ये है कि उस आग को रोकने के लिए आप क्या कह रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो कहा और जिस पर काफी हंगामा मचा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय भी मारे गए और उस पर किस तरह से बार बार खड़गे जी को रोकने की कोशिश हुई, एक बार ये भी देख लेते हैं। सर, आई एम थैंकफुल टू यू. You have given me an opportunity to raise this issue. Sir, I want... You be specific about your request, sir. Very 3 minutes में खत्म करूंगा. सर, रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं. पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वही तक सीमित नहीं है. इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है. भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है. भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है. कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा. उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है. हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है. अरे एक मिनट यस खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन US डॉलर्स की रेमिटेंस होती है जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है. वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है. सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है. कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है. इसका बोझ गरीब परिवारों पर पड़ा है. इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ. तो
तो देखा राकेश जी आपने कि किस तरह खड़गे जी को बोल रहे थे जब वो, तो उनको रोकने की कोशिश की, और लेकिन विपक्ष ने भी, मतलब उन्होंने अपनी बात तो रखी दी, और दोनों सदनों में आज जयशंकर को उन्होंने, विपक्ष ने एक रियलिटी चेक दे दिया कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसी भी तरह अपनी बात आपको सुनाकर ही मानेंगे। आज लोकसभा में भी इसी तरह का हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तो नड्डा और किरण रिजिजू, इन लोगों का यही कहना था कि विपक्ष जो है वो सवालों से भागता है, उनको चर्चा नहीं करना, उनको सदन में नहीं रहना। क्या यही बात उन लोगों पर लागू नहीं होती? और आज जयराम रमेश ने इस पर एक ट्वीट भी किया है। क्या है वो ट्वीट, एक बार देखते हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि राज्यसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर तत्काल चर्चा कराने से मोदी सरकार के लगातार इनकार के कारण सभी विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया। मंत्रियों द्वारा दिए गए ऐसे बयान जिन पर न तो कोई सवाल पूछा जा सकता है और न ही कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक ये क्लियर लाइन दिख रही है। आज अखिलेश यादव ने भी, उनका भी एक बयान आया है, छोटा सा बयान, एक बार उसको भी सुनते हैं राकेश जी, फिर आपसे जवाब चाहती हूँ कि विपक्ष जो बातें रख रहा है, सरकार उनका तार्किक जवाब क्यों नहीं देती और ईरान पर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, एक बार उसको भी सुनते हैं। इस पर और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। तो राकेश जी, विदेश नीति नीलाम हो गई है, बहुत सारी चीजें आपने नेहरू जी के और इंदिरा जी और बाकी सरकारों के समय की बनाई हुई बहुत सारी चीजों को आपने बेच दिया अडानी के हाथों और प्राइवेट उसमें, लेकिन विदेश नीति भी बेच दी, क्या कहेंगे? देखिए, विदेश नीति अब विदेश से तय हो रही है। यूं मान लेना चाहिए भारत का विदेश मंत्रालय या तो व्हाइट हाउस में ओवल दफ्तर में संचालित हो रहा है या बेंजामिन नेतन्याहू के किसी कार्यालय में से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की सूचना भी हमें इजराइल का प्रधानमंत्री देता है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने का ऐलान भी अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। ट्रेड डील का ऐलान भी रात को 10:28 पर डोनाल्ड ट्रंप करता है। हमारे प्रधानमंत्री 11 बजे करते हैं ट्वीट, उसमें से भी सिर्फ एक बात बताते हैं, बाकी सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने थोप दी होती हैं। रूस से तेल नहीं खरीदना है, डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा, वही ऐलान करेगा। तेल खरीदने की इजाजत लेनी है, हमने दरखास्त दी है, हम चिरौरी कर रहे हैं, उसकी इजाजत की सूचना भी अमेरिका देगा। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी वही बताएगा। दिल्ली में खड़े होकर यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर, वो हमको बताएगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रायसीना डायलॉग में कि हम भारत को चीन जैसा मौका नहीं देंगे, चीन की तरह तरक्की नहीं करने देंगे, क्योंकि कल को भारत हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है। इससे पहले कब हुआ इस देश में कि हमारी राजधानी में प्रधानमंत्री के सामने आकर कोई ये कह दे, दूसरे देश का एक नेता मंत्री, कि भारत को हम उस तरह तरक्की नहीं करने देंगे, वैसा मौका नहीं देंगे जैसा चीन को दिया था। इससे पहले ऐसा कब हुआ कि भारत को किसी तीसरे देश से तेल खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो इसकी इजाजत वॉशिंगटन डीसी से ली जा रही हो? तो अखिलेश यादव ने जो कहा है विदेश नीति भी बेच दी है, दरअसल उसमें एक संशोधन करना चाहिए। देश ही बेच दिया है तो देश की विदेश नीति कैसे अपनी रह जाती? जो कॉम्प्रोमाइज का आरोप है, एप्स्टीन फाइल्स का संदेह है, अडानी पर मुकदमे का मामला है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है उसके नजारे आपने दिखा दिए सदन में। एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया होती है, किसी विषय पर अगर मंत्री जवाब देता है, कोई बयान देता है, तो विपक्ष को एक मोहलत दी जाती है, वो इससे स्पष्टीकरण, संक्षिप्त स्पष्टीकरण
क्लेरिफिकेशन ले सकता है। पीयूष गोयल तो अपना जवाब देकर चले गए, प्रधानमंत्री सदन में आते नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने जब कहा कि कुछ भारतीय मारे गए, उस पर शोर मचा दिया, उधम कर दिया। क्या सत्ता पक्ष को नहीं मालूम है कि ओमान के टैंकर पर जो हमला हुआ था उसमें हमारे 2 मारे गए जी बिल्कुल। जहाज के कप्तान? क्या वे भारतीय नहीं है? एक और रणनीतिक कूटनीतिक चूक, बहुत बड़ा सवाल है जो कम पूछा जा रहा है, कई लोग पूछ रहे हैं, हम भी उससे दोहरा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए इजराइल में थे, जी उनके लौटते ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री को वहां 2 दिन रहने में इतनी भी भनक नहीं लगी? इजराइल ने इतनी भी सूचना नहीं दी कि इजराइल अमेरिका पर हमला करने वाला है? एक पार्ट हुआ, सूचना नहीं दी इजराइल ने खुद भी कह दिया हमने नहीं बताया। ये सब मुंह दिखाई की बातें हैं, कोई सामने आकर तो नहीं कहेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि क्या हमारे विदेश मंत्रालय, हमारे दूतावास, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस, इतनी सारी एजेंसियां हैं जिनकी कार्यप्रणाली घोषित रूप से नहीं होती है, वो अपना काम करते रहते हैं, हम और आप नहीं जानते उन्हें। दुनिया के हर देश में हमारे दूतावासों में 1-2 कर्मचारी हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के होते हैं। कोई ड्राइवर के रूप में काम कर रहा होता है, कोई क्लर्क के रूप में, कोई किसी और के रूप में, लेकिन होते हुए जासूस हैं। तो भारत सरकार के इतने बड़े अमले, इतनी बड़ी एजेंसियों के होते हुए हमको इसकी आहट नहीं लगी। किसी भी सूत्र से यह समझ में नहीं आया कि हम 2 दिन से जिस देश में डेरा डाले हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो देश दूसरे देश पर हमला करने वाला है। यह हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है। शर्म आनी चाहिए इस बात पर भारत सरकार को कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में था उसने दूसरे देश पर हमला कर दिया। ऐसी यात्राएं होती हैं युद्ध काल में, युद्ध शुरू होने से पहले, लेकिन तब होती हैं जब उस देश का मुखिया कोई तीसरे और चौथे देशों के बीच लड़ाई को रुकवाने गया हो, मध्यस्थ की भूमिका में हो, समझाइश देने गया हो। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल को कोई समझाइश दी थी? समझाइश तो तब देते जब उन्हें मालूम होता कि लड़ाई छिड़ने वाली है। इसका एक तीसरा पहलू और है, वो इससे भी ज्यादा गंभीर है सर मित्रा जी। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1 करोड़ लोग खाड़ी के देशों में हैं भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को अगर इस लड़ाई की भनक थी तो उसने किसी भी तरह की एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की? भारतीयों को अलर्ट क्यों नहीं किया? अकेले ईरान में 10,000 भारतीय रहते हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करने की तो अभी हालात ही नहीं है। अभी क्या आप हवाई जहाज से उन्हें लेके आ सकें? वहां तो आसमान में बमबारी चल रही है, आतिशबाजी चल रही है। इसके बावजूद ईरान ने भारतीयों को जमीन के रास्ते से निकलने के लिए इजाजत दे दी है। आपको जहां से जगह मिले, जिस गली से, जिस सड़क से आप ईरान से बाहर निकल सकें, जमीनी रास्ते से आप निकल जाइए। लेकिन इसके अलावा पूरे खाड़ी के देशों में 90 लाख, 1 करोड़ खड़गे जी कह रहे हैं, आमतौर पर माना जाता था 90 लाख है, लेकिन बढ़ गए होंगे, बहुत लोग काम करते हैं वहां। क्या उन सब लोगों को अलर्ट नहीं किया जाना था? दुबई में हमारे यात्री फंसे रहे जो स्थायी रूप से वहां काम कर रहे हैं, वो तो संख्या 1 करोड़ है। तो सरकार को क्यों चिंता नहीं हुई अपने देशवासियों? और वो कितनी जरूरी बात है, कितना जरूरी काम करते हैं वे लोग, जो अभी खड़गे ने कहा कितने बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत आता है। केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनके ये 1 करोड़ लोग खाड़ी में काम कर रहे हैं, वहां जो तनख्वाह कमाते हैं, धंधा करते हैं, यहाँ अपने घर पैसा भेजते हैं। वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल होता है, खरीद फरोख्त में काम आता है, लिक्विडिटी में हमारे शामिल होता है वो। तो अगर ये सारे लोग संकट में आ गए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कितनी बड़ी चोट लगेगी इसका अंदाजा नहीं है। और अंतिम बात जिस पर बहस हो रही थी संसद, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। 60 रुपए पेट्रोल की, एलपीजी की कीमतें, क्षमा कीजिए, घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए पिछले कई दशकों में कभी नहीं बढ़े एक बार में।
2013 में 4 रुपए बढ़े थे एलपीजी पर, 4 रुपए। तब तांडव कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर। स्मृति सुषमा ईरानी बैठ स्वराज, गई थी। स्मृति ईरानी सिलेंडर रखकर बैठ गई थी, खाना बना रही थी सड़क पर। अब कहाँ है? महंगाई के खिलाफ आंदोलन अब कहाँ है? 60 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर, 115 रुपए। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तो अभी रोक रखा है जैसे तैसे, जी क्योंकि जिस दिन उसकी कीमतें बढ़ी फिर जो हाहाकार होगा उसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। तो सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ये है एक्चुअली पॉलिसी पैरालिसिस जिसका आरोप मनमोहन सिंह पर लगाते थे। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं, न संसद का सामना कर रहे हैं न देश का सामना कर रहे हैं। जी जी जी। और बिल्कुल आपने ये जो बात कही कि ये तो अभी शुरुआत है और हम देखेंगे अभी, क्योंकि अभी एलपीजी के दाम बढ़े हैं, अभी धीरे धीरे ये जो दाम बढ़े हैं इसका असर महंगाई पर पड़ेगा। और जो 51 बिलियन बिल्कुल। डॉलर का जो आता है, जो अभी हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो बेरोजगार होंगे। जब वो लौटेंगे भी तो उनको यहाँ कौन काम दे रहा है और किस तरह से? तो बेरोजगारी, महंगाई ये कितने गुना बढ़ेगी। और ये जो सुरसा से जो तुलना की जाती है, मेरा ख्याल है और भी अब हमको कोई नया रूपक इसके लिए गढ़ना पड़ेगा कि कितनी गढ़ना महंगाई पड़ेगा। छोड़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं राकेश जी, अपने दर्शकों को, कि आज अमेरिका में भी ट्रंप ने, क्योंकि वहां भी ईंधन की कीमतें बढ़ी और ट्रंप ने जो सोशल मीडिया जो उनका है ट्रुथ, उस पर जो डाला है कि ईरान के परमाणु खतरे के नष्ट होने के बाद ये कीमतें तेजी से गिरावट दर्ज करेंगी। मतलब अभी वो बोल रहे हैं कि ठीक है अभी ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जैसे हम परमाणु का वो जो उनका सब नष्ट कर देंगे खतरा, तब उसके बाद ये कीमतें तेजी से गिरेंगी। अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत ही छोटी कीमत है। अब ये ट्रंप के जेब से तो पैसा जा नहीं रहा होगा, जो वहां अमेरिकन जो सामान्य जनता है उसको भी वही भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ भारत में भी अब मुझे इंतजार है कि नरेंद्र मोदी कब इस तरह का ट्वीट करते हैं कि आप देशभक्ति दिखाने के लिए ये थोड़ा सा महंगाई का वार भी सहन कर लीजिए। इस तरह का एक आध ट्वीट आ भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं आ जाएगा। तो किसी न किसी तरह नेहरू और इंदिरा गांधी सबको जिम्मेदार ठहरा देंगे। लेकिन आज राकेश जी, जयराम रमेश ने बाकायदा एक पोस्ट में बताया कि 2003 में जब इराक वॉर हुआ था तब वाजपेयी सरकार ने जो स्टैंड लिया था, उन्होंने वो प्रस्ताव शेयर किया जिसमें लिखा है कि हम इराक के खिलाफ अमेरिका की लीडरशिप में हुए हमले की निंदा करते हैं। इराक में सत्ता परिवर्तन के लिए की गई सैनिक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है और युद्ध के फलस्वरूप इराक के मासूम लोगों, महिलाओं और बच्चों की वेदनाएं एक गंभीर मानवीय मसला है। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष मंजूरी के बिना की गई है और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। अतः यह सदन, यानी तब राज्यसभा की उन्होंने बात की थी कि इराक के लोगों के लिए गंभीर संताप और सहानुभूति प्रकट करता है। और ये सदन संतोष व्यक्त करता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक के संताप प्राप्त लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील पर भारत के नकद और सामग्री के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की सहायता देने का फैसला तब सरकार ने किया। तो ये पूरा आज उन्होंने याद दिलाया। अब क्या वाजपेयी सरकार के जो उनकी नीति थी उस पर भी मोदी पलट रहे हैं या पलट चुके हैं पूरी तरह से? जी राकेश। देखिए सुमित्रा जी, इससे पहले सोनिया गांधी एक अखबार में, पहले अंग्रेजी के फिर हिंदी के अखबार में, एक अपना आलेख लिखकर नरेंद्र मोदी को विदेश नीति के पाठ याद करा चुकी हैं। उसमें भी उन्होंने संविधान के एक अनुच्छेद का जिक्र किया और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी की नीति का, ईरान के साथ रिश्तों का भी पाठ उन्होंने याद दिला दिया था। उसके बाद 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने तो अमेरिका की धरती पर खड़े होकर अमेरिका के इराक पर हमले को अनुचित ठहराया था, कहा था ये बड़ी मिस्टेक है, इट इज ए बिग मिस्टेक। आज हमारा प्रधानमंत्री और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मदद कर रही है इराक के पीड़ितों की नगद और सामग्री से, हम तो एक ट्वीट नहीं कर पा रहे। हमारा प्रधानमंत्री ईरान पर हमले की निंदा नहीं कर पा रहा, वहां के सुप्रीम लीडर की मौत पर 3 अक्षर नहीं लिख पा रहा, RIP इतना ही लिख देता, रिप, इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो वो जो अखिलेश ने कहा है, जो राहुल गांधी कहते आ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस देश को प्रधानमंत्री ने कंप्रोमाइज होने के चलते देश को भी गिरवी रख दिया है। राहुल गांधी ने 11 फरवरी को सदन में जो भाषण दिया था उसकी भी आखिरी लाइन यही थी
जी जिसमें उन्होंने ये सब तेल वगैरह ऊर्जा संकट की बात की थी, उसकी आखिरी लाइन ये थी, क्योंकि एक व्यक्ति कंप्रोमाइज्ड है, एन इंडिविजुअल, इसलिए उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कीमत देश को अदा करनी पड़ रही है। तो आज एक बार फिर देश के सामने है कि नरेंद्र मोदी की मजबूरियों का खामियाजा देश भुगत रहा है और ये बहुत महंगा पड़ रहा है देश को। दशकों लग जाएंगे इसकी कीमत चुकाने में, हमें इसकी भरपाई करने में, जो कीमत आज हम चुका रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और इसमें नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो तो गलत है ही, और मेरा ख्याल है इसमें उनके एक्शन से उसको जस्टिफाई करने की जितने लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से ही झूठ बोल रहे हैं, उसको झुठला रहे हैं और देश को एक गर्त में डाल रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है राकेश जी कि ईरान से हम लोगों को शायद फिर से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन ये कह रहे हैं कि हम सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है। और आज ईरान का नया सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खामनेई, उनकी भी घोषणा हो चुकी है और ट्रंप ने इसी पर कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। नेटवर्क की समस्या आ रही है। इस पर और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना। तो राकेश जी, अभी हम देख रहे थे, थोड़ी देर के लिए कुछ व्यवधान आ गया था, तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा ये जो चल रहा है। मैं जो कह रही थी कि ईरान से हमको एक बार शायद फिर से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने फिर से ये कहा था कि हम नए सुप्रीम लीडर को नहीं मानेंगे, उनको भी अपना निशाना बनाएंगे। लेकिन आज ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के नाम का ऐलान कर दिया है और उसके जो ट्रंप ने जो धमकी दी थी उसका मजाक उड़ाते हुए या उसकी मतलब उसको ये करारा जवाब देते हुए ईरानी संसद के स्पीकर है मोहम्मद बाघेर कालिबाफ, उन्होंने कहा है कि ईरान का भविष्य जेफरी एप्स्टीन का गिरोह नहीं बल्कि ईरान की जनता तय करेगी। ये एक जो मारक लाइन जो ईरान ने, बहुत सारी मिसाइलें और वो ड्रोन पे हमले तो उसके हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो एक मारक लाइन है, ये अब मेरा ख्याल है भारत को भी, यानी भारत सरकार को, मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, ये एक उनके पास इतिहास में नाम दर्ज कराने का एक अच्छा मौका है कि वो आए सामने और बताएं कि हम अपने दोस्तों की रक्षा करना, अपनी हिफाजत तो हम करते ही हैं और अपने दोस्तों के साथ हम मुश्किल वक्त में कैसे खड़े होते हैं और हम अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेंगे। ये एक सुनहरा मौका है नरेंद्र मोदी के पास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मौके को न जाने किस दबाव में, न जाने किस कॉम्प्रोमाइज के चलते वो खुद गंवा रहे हैं। बहरहाल संसद में ईरान पर कोहराम जारी है राकेश जी। अब देखते हैं कि अभी 3 बजे से वापस जब लोकसभा लगेगी तब आगे क्या होता है, और इस पर लगातार डीबी लाइव पर खबरें लगातार हम दे रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए। तो अभी हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी ईरान पर और संसद पर और बाकी देश दुनिया की खबरों के तमाम अपडेट के लिए